हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो आज जो है, आज से 3 दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं जीके। तो जीके में हम लोगों ने कॉस्मोलॉजी को शुरू किया था, यूनिवर्स को शुरू किया था और उसमें कुछ बातें आपको बताई गई थी। 8 प्लैनेट टॉपिक चल रहा था, 8 ग्रह के बारे में हम लोग जानने वाले। तो वहाँ से अपनी यात्रा को शुरू करते हैं जहाँ से रुक गए और फिर आगे 3 दिन जीके को कंटिन्यू। तो चलिए बात करते हैं 8 प्लैनेट्स। प्लैनेट्स में जो आपका कुछ प्लैनेट हम लोग पढ़ चुके हैं और कुछ प्लैनेट पढ़ना बाकी था। ठीक है, तो देखिए आज जो है मार्स हमें पढ़ना है। मार्स मंगल ग्रह, इसे पढ़ना है। आवाज ना करिए, मंगल ग्रह हमें पढ़ना है। तो देखिए मंगल ग्रह के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि इसे जो है लाल ग्रह भी बोलते हैं, रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। रेड प्लैनेट क्यों बोलते हैं वो समझ लीजिए। इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए, रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट क्योंकि यहाँ की मिट्टी में आयरन पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड, यहाँ की जो मिट्टी होती है उसमें आयरन यानी कि लोहा पाया जाता है। तो लोहा जो होता है वो रेड कलर का होता है। तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता की वजह से ये जो ग्रह हैं वो लाल दिखते हैं। तो इसीलिए इसको रेड प्लैनेट भी बोला जाता है। तो आपसे सवाल आएगा कि विच प्लैनेट अपीयर रेड, तो आप क्लिक करेंगे मार्स। ठीक है, दूसरी बात समझिए। दूसरी बात ये है इसके 2 फेमस सैटेलाइट, बहुत ज़्यादा फेमस। उसके बारे में आप उसका नाम जान लीजिए। फोबीस और दूसरा है डीमोस। 2 सैटेलाइट्स। ये 2 ग्रह हैं। सैटेलाइट क्या होते हैं? वो बॉडी जो ग्रह का चक्कर लगाती है। चलिए, तो जो आयरन के बारे में, मार्स के बारे में बात है जो कि आप लिख लेंगे। 2 ही बात है जानने लायक। सबसे पहली बात कि इसे रेड प्लैनेट बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड पाया जाता है इसकी मिट्टी में। दूसरी बात, 2 सैटेलाइट है, फोबीस और डीमोस। ये 2 सैटेलाइट है। तो आपसे ये भी सवाल आता है कि फोबीस और डीमोस किस ग्रह के 2 सैटेलाइट हैं? तो आप बताएंगे मार्स। ठीक है, दूसरा अगला ग्रह का जो नंबर है वो है दूसरा। देखिए इसके बारे में और भी बातें हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभी हम लोग लूसेंट जीके को लेके चल रहे हैं। तो लूसेंट में जितनी बातें हैं वही आपको बताई जा रही है। ठीक है, इसको रोमन गॉड ऑफ वॉर के नाम पे भी इसका नाम रखा गया है, मार्स, रोमन गॉड ऑफ वॉर के नाम पे। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ लूसेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बातें बता रहे हैं। तो सिर्फ आप उतना ही बातें आप जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं। मार्स के बाद जुपिटर। जुपिटर के बारे में सबसे पहली बात वो ये है कि ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, बिगेस्ट प्लैनेट, बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम
सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, आगे हम ऊपर करा देते हैं। नोट कर लीजिए इतना। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसे मिटा करके आगे पढ़ाते हैं। चलिए, तो जुपिटर की बात चल रही है। जुपिटर, इसके बारे में जो सबसे पहला पॉइंट था वो ये था कि सोलर सिस्टम का सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है, सबसे बड़ा ग्रह है, बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। अब प्रश्न ये आता है कि किस ग्रह को विंटर प्लैनेट के नाम से जानते हैं, तो वो है जुपिटर। जुपिटर को हम एक और नाम से जानते हैं, विंटर प्लैनेट। तो दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं, विंटर प्लैनेट, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो सामान्यतः -148 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सामान्य टेम्परेचर है किसका, जुपिटर। तो इसीलिए इसको विंटर प्लैनेट, ठंडा ग्रह भी बोलते हैं। आगे थर्ड बात करते हैं। तीसरी बात यह है कि जुपिटर का एक फेमस सैटेलाइट है जिसको गैनीमेडा के नाम से जानते हैं। इसकी खासियत ये है कि गैनीमेडा जो है वो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। जो बॉडी ग्रहों का चक्कर लगाती है उसको बोलते हैं सैटेलाइट। तो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है वो है गैनीमेडा। ठीक है, तो ये सैटेलाइट किस ग्रह का है, जुपिटर का है। तो आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि गैनीमेडा किस ग्रह का सैटेलाइट है, तो आप बताएंगे जुपिटर का। ठीक है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट किस ग्रह का है, तो वो भी जुपिटर का ही है और उसका नाम क्या है, गैनीमेडा। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए, गैनीमेडा बिगेस्ट सैटेलाइट, बिगेस्ट या लार्जेस्ट सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम। बिगेस्ट या लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। तो ये तीन बातें हैं जुपिटर से। जुपिटर से सबसे पहली बात है कि सबसे बड़ा प्लैनेट है। दूसरी बात, इसको विंटर प्लैनेट के नाम से जानते हैं। और तीसरी बात ये है कि गैनीमेडा जो कि सबसे बड़ा सैटेलाइट है सोलर सिस्टम का, वो कि किसका, किस ग्रह का है, जुपिटर का है। ठीक है, तो जुपिटर के बाद अगला नंबर आता है आपका सैटर्न। सैटर्न जो है इसके बारे में समझिए। ये सेकेंड लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, यानी कि सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। आगे की बात ये है कि सैटर्न के चारों ओर एक ब्राइट कंसेंट्रिक रिंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, ब्राइट कंसेंट्रिक रिंग्स। तो किस ग्रह के चारों ओर ब्राइट कंसेंट्रिक रिंग पाए जाते हैं, वो है सैटर्न। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप जब भी सोलर सिस्टम का डायग्राम बनाते होंगे तो सैटर्न ये ग्रह बनाते होंगे तो उसके चारों ओर ऐसे एक रिंग बनाते होंगे आप। ठीक है, और यही रिंग जो है, ये रिंग ये क्या है, ये चारों ओर इस सैटर्न को घेरी रहती है। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। यही है ब्राइट कंसेंट्रिक रिंग्स। क्या होता है, कैसे बनता है ये डस्ट पार्टिकल का है या आइस कवर्ड डस्ट पार्टिकल, यानी कि बर्फ से ढके हुए ठंडे गैस हैं
जो कि इसके चारों ओर पाए जाते हैं। ठीक है, तो किस ग्रह के चारों ओर ब्राइट कंसेंट्रिक रिंग्स पाई जाती हैं? सैटर्न के चारों ओर। चलिए इस बात को भी अगला पॉइंट में नोट कर लेते हैं। सराउंडेड बाय ब्राइट concentric rings made of ice covered dust particle made of ice covered dust particle। ठीक है, तो सैटर्न के बारे में दूसरा पॉइंट ये है। तीसरी बात ये समझें कि सैटर्न का एक सैटेलाइट है जिसका नाम है टाइटन। तो टाइटन जो है वो सैटर्न का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। तो सवाल ये भी आ जाता है, जो कि आपके लूसेंट के एकदम पॉइंट वाइज हम लोग चल रहे हैं, तो सवाल ये भी आ जाता है जो कि लूसेंट में दिया गया है। तो लोग ये सोचते हैं कि हर सैटेलाइट को अब हमें रटना पड़ेगा। आप सिर्फ लूसेंट रट लीजिए, आपको और कहीं भी बाहर रटने की आवश्यकता नहीं। जितना बाहर वाली बात है वो सारा प्रीवियस ईयर से कवर हो जाएगा, जो कि हमारे द्वारा आपको कराया जाएगा। सबसे पहले लूसेंट पे अपनी पकड़ 80% मजबूत करिए। तो ये देखिए, सराउंडेड बाय ब्राइट कंसेंट्रिक रिंग्स हो गया। तीसरी बात ये आती है कि टाइटन जो है वो इसका सबसे बड़ा सैटेलाइट है सैटर्न का। तो इसको भी लिख देते हैं, टाइटन लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न, लार्जेस्ट या बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न। यानी कि ये सिर्फ सैटर्न का ही लार्जेस्ट सैटेलाइट है। सैटर्न के जितने भी सैटेलाइट्स हैं उनमें सबसे बड़ा है टाइटन। ठीक है ना, आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे, गैनीमेडस सोलर सिस्टम का है, यानी कि 8 ग्रह के जितने भी सैटेलाइट हैं उनमें सबसे बड़ा सैटेलाइट है गैनीमेडा। ठीक है, लेकिन टाइटन सिर्फ और सिर्फ सैटर्न के सैटेलाइट में सबसे बड़ा है। टाइटन जो है सैटर्न के सैटेलाइट में सबसे बड़ा है। इतनी बातें नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपने वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा, फिर उसके बाद अब आगे मिटा करके बताते हैं बात। चलिए, सैटर्न के बाद अगला ग्रह है यूरेनस। यूरेनस 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 के बारे में सबसे पहली बात तो ये है कि ये पृथ्वी के साइज का 4 गुना है। पृथ्वी के साइज का कितने गुना है? 4 गुना। ये एकदम फैक्ट सारे लूसेंट में दिए गए हैं, आपको समझाए जा रहे हैं। साथ के साथ आप नोट्स बनाएंगे तो ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और 3 दिन जो हम मैथ पढ़ा रहे हैं, 3 दिन आप रोज के रोज यही नोट्स पढ़ते जाइए, ऑटोमेटिक याद होता चला जाएगा। 3 दिन जो हम नोट्स मैथ पढ़ा रहे हैं, हर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो इन्हीं नोट्स को आपको क्या करना है? रिवाइज करना है। 3 दिन आपको छोड़ना नहीं है। 3 दिन आप यदि पहले दिन आधा घंटा पढ़ेंगे, दूसरे दिन 15 मिनट में ही काम हो जाएगा, तीसरे दिन 10 मिनट में ही काम हो जाएगा। सेम उसी चीज़ को 3 बार आपको पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं यूरेनस पर। तो यूरेनस जो है पृथ्वी के साइज का 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ अर्थ। 4 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ अर्थ, पृथ्वी के साइज का 4 गुना। ठीक है, दूसरी बात,
यूरेनस जो है हरा कलर का देखने को मिलता है, ठीक है, ग्रीनिश अपीयर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके चारों ओर वातावरण में मीथेन गैस पाया जाता है, तो इस वजह से जो है यूरेनस का जो कलर है वो ग्रीनिश होता है। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है विच प्लैनेट अपीयर्स ग्रीनिश, तो आप बताएंगे यूरेनस, ठीक है। ये सारी बातें लूसेंट में बहुत ही खामोशी से लिख दी गई हैं, लेकिन जो इस चैनल को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा है वो इन बातों को बेहोशी से पढ़ लेता है और एग्जाम में उसे याद नहीं आता है, ठीक है। तो आप समझ करके एक एक बातों को आपको पहुंचाया जा रहा है एकदम इम्पोर्टेंस के साथ, ठीक है। तो आगे की बात समझिए यूरेनस के बारे में। अपीयर ग्रीनिश, अपीयर ग्रीनिश, appear greenish due to excess of methane gas, appear greenish due to excess of methane gas, ठीक है। तीसरी बात यूरेनस के बारे में हम लोग जानते हैं, तीसरी बात क्या है। देखिए तीसरी बात वो ये है कि यूरेनस के जो सराउंडिंग में 13 रिंग्स पाए जाते हैं, 13, ठीक है। तो किस ग्रह के चारों ओर 13 रिंग्स पाए जाते हैं, कंसेंट्रिक रिंग्स, यूरेनस 13 रिंग्स, ठीक है। तो आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सैटर्न में या यूरेनस में। तो सैटर्न में जो है ब्राइट कंसेंट्रिक रिंग्स हैं और इसमें जो है 13 रिंग्स है, 13 रिंग्स, तो सराउंडेड बाई 13 रिंग्स, surrounded by 13 rings, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात समझिए आप। नेक्स्ट बात ये है कि इसको 1781 में विलियम हार्सेल द्वारा डिस्कवर किया गया। इसी प्लैनेट की डिस्कवरी आपसे पूछी जाती है, तो बच्चे समझते हैं हर एक प्लैनेट के डिस्कवरी को हमें याद है, सिर्फ यूरेनस का याद रखें जितना लूसेंट में दिया है सिर्फ उतना। तो 1781 में डिस्कवर किया गया यूरेनस को विलियम हर्सेल द्वारा, ठीक है। इसके बारे में खास बात क्या है अभी बताएंगे। 1781 में विलियम हार्सेल डिस्कवर्ड इट, यानी कि ये एक पहला प्लैनेट है एकमात्र सोलर सिस्टम के 8वें प्लैनेट में जिसको टेलीस्कोप के माध्यम से खोजा गया। टेलीस्कोप के यूज से खोजा जाने वाला सबसे पहला ग्रह या एकमात्र ग्रह वो है आपका यूरेनस। टेलीस्कोप के माध्यम से खोजा जाने वाला एकमात्र ग्रह वो है आपका यूरेनस, ठीक है। ओनली प्लैनेट या फिर फर्स्ट प्लैनेट टू बी डिस्कवर्ड by the use of telescope। चलिए इसमें फिर रुक देते हैं थोड़ा सा नॉइज। देखिए बीच बीच में नॉइज के कारण आपका वीडियो में कट आ जा रहा होगा, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। इधर नेगेटिविटी तमाम है जो कि आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पॉजिटिव साइड्स को देखना है, जो पढ़ाया जा रहा है उसे आपको ध्यान देना है, वो कंटेंट आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बात करते हैं। यूरेनस के बारे में सबसे पहली बात तो ये कि पृथ्वी के साइज का 4 गुना है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये जो है ग्रीनिश अपीयर होता है क्योंकि यहाँ पे मीथेन गैस पाया जाता है। तीसरी चीज़ कि 13 रिंग्स से ये घिरा हुआ रहता है। फोर्थ बात ये कि 1781 में विलियम हर्सेल ने डिस्कवर किया था।
फिफ्थ थिंग्स ये है कि पहला प्लैनेट है जिसको टेलीस्कोप के माध्यम से खोजा गया। पहला प्लैनेट है जिसको टेलीस्कोप के माध्यम से डिस्कवर किया गया है। किसने किया है? विलियम हर्शल। ठीक है, चलिए अभी और बातें हैं यूरेनस के बारे में जानने को, तो उसको जान लेते हैं। देखिए यूरेनस के बारे में अगली बात ये है कि यूरेनस और वीनस दो ऐसे ग्रह हैं सोलर सिस्टम के जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ईस्ट इधर है वेस्ट इधर है, तो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करने वाले दो ग्रह वीनस और यूरेनस। तो यूरेनस के बारे में लिख लेते हैं। यूरेनस में यूरेनस, चलिए देखिए यूरेनस जो है रोटेट ईस्ट टू वेस्ट। दो ऐसे ग्रह हैं वीनस और यूरेनस। वी के बाद यू आता है, यू वी, ठीक है, तो यू और वी साथ साथ आते हैं, तो आप इससे ध्यान रखेंगे कि वीनस और यूरेनस। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मार्स और जुपिटर होगा या वो दो ग्रह कौन से होंगे, तो यू और वी एक साथ आता है ना, तो ऐसे ही आप यू से यूरेनस और वी से वीनस। ठीक है, यू और फिर वी, यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, वहीं पे आप नोट कर लेंगे यू वी, तो आपको कभी भी नोट देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, यानी कि इसका जो झुकाव है अपनी एक्सिस पे, वो बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि ये समझिए मार्कर ऐसे सीधा है तो ये पूरा इतना टिल्ट है, इतना, ठीक है, और जब कोई ऑब्जेक्ट इतना टिल्ट होता है तो वो पूरा लेटा हुआ लगता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको कहते हैं प्लैनेट ऑन इट्स साइड। ठीक है, जो कि पूरा का पूरा इधर इतना झुका हुआ है, और जो ज़्यादा झुका हुआ है उसको बोलते हैं प्लैनेट ऑन इट्स साइड। तो एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसको प्लैनेट ऑन इट्स साइड बोलते हैं, क्योंकि ये अपने साइड पर इतना झुका हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से चलिए, तो द angle of inclination on its axis is large, so it is called planet on its side, planet on its side। ठीक, अब इसके बाद में वीनस के बाद अगला नंबर आता है नेपच्यून का, सॉरी यूरेनस के बाद अगला नंबर आता है नेपच्यून का। तो नेपच्यून के बारे में नेपच्यून, सबसे पहली बात तो ये कि सूर्य के सबसे दूर का ग्रह है। ठीक, दूसरी बात कि सिमिलर टू यूरेनस, सिमिलर टू यूरेनस, यूरेनस के पास ही है, तो यूरेनस के सबसे करीब का ग्रह या यूरेनस के जैसा दिखने वाला ग्रह कौन है? नेपच्यून। क्यों? क्योंकि इसके भी चारों ओर मीथेन की रिंग पाई जाती है, मीथेन गैस, मीथेन गैस रिंग्स पाई जाती हैं नेपच्यून के चारों। तो ये दो बातें हैं नेपच्यून से जानने वाले। इतनी बातों को आप नोट कर लीजिए। 8 ग्रह के बारे में जितनी जानकारी आपके नए लूसेंट में दी गई है उसके अनुसार आपको बता दिया गया। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं कि 8 ग्रह में से
किस ग्रह को कितना समय लगता है सूर्य के एक चक्कर पूरा करने में या अपने एक्सिस पर एक रोटेशन कंप्लीट करने में, ठीक है। तो वो टाइम पीरियड से भी सवाल आ जाता है कि कौन सा ग्रह कितना दिन लेता है, कौन सा ग्रह कितना साल लेता है, इससे भी सवाल आ जाता है, तो उसको हम लोग जानेंगे। देखिए इधर बात करते हैं नेम ऑफ प्लैनेट। नेम ऑफ प्लैनेट रिवॉल्यूशन पीरियड, रिवॉल्यूशन पीरियड, रोटेशन पीरियड। नेम ऑफ प्लैनेट है रिवॉल्यूशन पीरियड और रोटेशन पीरियड। सबसे पहला मरकरी। मरकरी, ठीक है। तो मरकरी को जो है इसको रिवॉल्यूशन सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं, 88 डेज, 88 डेज। और इसके बाद इसका जो है एक रोटेशन कंप्लीट करने में 58 डेज लगते हैं, ठीक। तो एक रोटेशन कंप्लीट करने में अपने एक्सिस पर एक राउंड घूमने में 58 डेज लगते हैं और एक रिवॉल्यूशन सूर्य के चारों ओर घूमने में 88 दिन लगते हैं। तो ये सवाल भी पूछा जाता है कि किस ग्रह को कितना समय लगता है या मरकरी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, तो 88 डेज पे आप क्लिक करेंगे। दूसरा है मरकरी के बाद वीनस। वीनस, वीनस को जो है 224 दिन लगते हैं, 224 डेज, और एक रोटेशन कंप्लीट करने में 243। इतना समय वीनस को लगता है, ठीक। नेक्स्ट वीनस के बाद थर्ड है अर्थ। अर्थ का आप खुद से पढ़ लीजिए। मार्स। मार्स, मार्स को जो समय लगता है वो लगता है 687 दिन, और 1 डे, 1 डे, ठीक। इतना समय मार्स को लगता है। मार्स के बाद अगली बात आती है जुपिटर की। जुपिटर, जुपिटर को जो समय लगता है वो लगता है 11 ईयर, 11 ईयर, 11 मंथ, 11 ईयर्स, 11 मंथ, और 9.6 आवर्स इसे लगते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने। चलिए इतनी बात आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे ग्राफ की बात करते हैं। इतना आपने नोट कर लिया होगा। ये फैक्ट आपको खुद ही याद करने हैं, हमारे बता देने से आप जान लेंगे, लेकिन याद आपको खुद करना है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है आज का, नोट करते हैं। चलिए
जुपिटर के बाद अगली बात आती है सैटर्न। सैटर्न को जो समय लगता है वो लगता है सैटर्न को जो समय लगता है वो लगता है 29 साल 6 6 months 29 years 6। और जो इसको रोटेशन में समय लगता है वो लगता है इसको रोटेशन में इसको जो समय लगता है टेन आवर्स अप्रॉक्सीमेट समय है, आप नोट करेंगे। यूरेनस यूरेनस को 84 ईयर्स लगते हैं और 17.6 आवर्स इसको लगते हैं रोटेट कर। यूरेनस के बाद नेक्स्ट बात आती है नेपच्यून को 16 आवर्स लगते हैं और जो समय लगता है 163 पॉइंट समथिंग ईयर्स। ठीक है, तो लगभग 163.7 लगता है इसको ईयर्स। तो इतना आप नोट करेंगे और इस जानकारी को आप याद करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।